हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जल प्रदूषण। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है प्रदूषण क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, उसमें टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण के कारण के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर उस आप क्लास को या इस लेक्चर को या इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें प्रदूषण के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। ये जो मेरी क्लास है ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास है, जिसमें हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बेसिक कॉन्सेप्ट को चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। दरअसल मैंने देखा है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट के बीच में या जो स्टूडेंट है उनके बीच में एक क्लियरिटी की कमी है। ठीक है कि उनके पास जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर नहीं होता है, और कहीं ना कहीं इस क्लियरिटी की कमी में वो हमेशा इस क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये इनिशिएटिव है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाए, कि आप हर सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। और मैं इस क्लास को बहुत सिंपल तरीके से रन करना चाहता हूं, या इसको करने का पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जाए। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी को स्पष्ट किया जाए। बाद में क्या करेंगे कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या कभी कोई टॉपिक होगा, करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक होगा, तो वहां पर इसको हम लोग एडवांस लेवल की चीजें डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारी इनिशिएटिव है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखा जाए। स्टेट कमीशन में भी और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन। वाटर हमारे लिए कितना नेसेसरी एक रिसोर्स है, कितना ज्यादा एक संसाधन है महत्वपूर्ण, इस पर डिस्कस करेंगे। दरअसल क्या है, हमें जिंदा रहने के लिए तीन चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें है हवा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन, दूसरा है जल, फ्रेश वाटर, और तीसरा है खाद्य पदार्थ या फूड ग्रेन्स या सब्सटेंसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये जो हमारा तीनों चीज है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बट दुर्भाग्य से आज तीनों चीजें हमें अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त नहीं होती हैं, या कहा जाए कि स्वच्छ नहीं प्राप्त होती हैं। ये सब तीनों चीजें हमें प्रदूषित प्राप्त हो रही हैं। और बड़ी कमाल की बात है कि हम लोग इसके लिए कुछ प्रयास भी नहीं करते हैं, या एक होता ना कि इसके लिए रिवोल्यूशन कर देना। भाई, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? वायु है, जल है और खाद्य पदार्थ है। तीनों की क्वालिटी बहुत डिटीरियोरेट कर गई है, बहुत हानिकारक स्तर पे पहुंच गई है, और गवर्नमेंट की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बड़े मजे की बात है कि गवर्नमेंट छोड़ दी है कि आपको अपना खुद सुरक्षा करनी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस नहीं है। तो एनसीआर, दिल्ली एनसीआर या नॉर्थ इंडिया के सारे सिटीज में आप देखते होंगे कि यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, सबकी खराब है। चाहे टीयर 2 शहर हो, चाहे टायर 3 शहर हो, चाहे टायर 4 शहर हो, टायर 1 की कंडीशन तो खराब ही है बड़े शहरों की, महानगरों की, जिनको मेगालोपोलिस बोला जाता है। छोटे छोटे शहरों, कस्बों की एयर क्वालिटी बहुत खराब है, और ऑलमोस्ट वाटर तो सब जगह का खराब है। थोड़ा सा एक डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे डेटा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ पे जितना वाटर है, ये वाटर जो है इसकी जितनी क्वांटिटी है, जितनी मात्रा है इस वाटर की, अगर इसको देखा जाए तो हमारे अर्थ पे जितना जल है, इसका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है 97.3%। ऑलमोस्ट 73.3% जो जल है ये क्या है? ये सलाइन वाटर के रूप में है, खारे जल के रूप में है। ठीक है, सलाइन वाटर के रूप में है, खारे जल के रूप में है। इट मीन्स कि यहाँ ओनली 2.7% जो वाटर है ये क्या है? ये फ्रेश वाटर के रूप में है या स्वच्छ जल के रूप में है। ये स्वच्छ जल के रूप में है। कितना? 2.3% भाग जो है ये स्वच्छ जल के रूप में उपस्थित है। देखो, ये जो 2.7% जल उपस्थित है, इसमें भी 2%, ऑलमोस्ट इसका 2% कहाँ है? तो ये अंटार्कटिका में है, और हमारे आर्कटिक सर्किल के पास जो ग्रीनलैंड है, या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा है, या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप एंड रशिया है, इस पार्ट में है। और थोड़ा सा भाग कहाँ है? जो हाई माउंटेन पीक्स हैं या उच्च पर्वतीय भाग हैं, वहां आइस कैप के रूप में है। ऑलमोस्ट ये 2% जो वाटर है ये भी हमारी पहुंच से, एक्सेसिबिलिटी से क्या है, थोड़ा दूर है, या हमारी पहुंच से थोड़ा अधिक आगे है, या कहा जाए कि अभी हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो दे दे के हमारे पास कितना परसेंट वाटर बचता है? 0.7% फ्रेश वाटर। ठीक है, ये जो 0.7% है, इसमें से भी 0.68% जो है ये कहाँ है? ये तो ये अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है, ये भौम जल स्तर के रूप में है। अब देखो, ये जो वाटर है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में या भौम जलस्तर के रूप में, तो ये भी दो तरह का है कि कुछ हमारी क्या है, पहुंच में है, जो थोड़ी कम गहराई पे है, जिसको यूज करते हैं हम। ठीक है, और इसका बाकी पार्ट जो है वो उतनी डेप्थ में है, या ऐसी जो रॉक स्ट्रक्चर में फंसा हुआ है कि जिसको फिलहाल यूज करना नहीं संभव है, या कुछ ऐसे एरिया में है जहां यूज करना बहुत ज्यादा क्या होगा, कॉस्टली होगा।
तो ऑलमोस्ट इसमें सिर्फ 0.2% वाटर जो है ये हमारी पहुंच में है, और यही 0.2% वाटर है ये कहां कहां है, तो ये रिवर में है, फिर कहां है, लेक्स में है, और फिर कहां है, हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास और कुछ पार्ट कहाँ है, तो ये जो हमारा बायोस्फीयर है, जीव जंतु हैं जैसे हम हैं, पौधे हैं, इनके जल शरीर में है या इन पेड़ पौधों में है, तो बहुत कम क्वांटिटी में हमारे पास वाटर है, फ्रेश वाटर है, या कहा जाए कि ऐसा वाटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान देना है कि अगर नेचुरली देखा जाए, मतलब प्राकृतिक रूप से देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो ये वाटर क्या होता है, इसको बोला जाता है रिन्यूएबल सोर्स, मतलब नव्यकरणीय संसाधन। क्लियर है? क्योंकि अर्थ पे बहुत ज्यादा वाटर की क्वांटिटी है, बट यहां अगर डेटा में देखा जाए तो इसका 97.3% पार्ट क्या है, ये सलाइन वाटर के रूप में है, जल, सारा जल है, जिसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते। अगर इसको यूज करना है तो पहले इसको डिसैलिनेशन करना होगा, इसके लवण या खारेपन को अलग करना होगा। तो फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत है, बहुत कम है। अब देखो इतना जो फ्रेश वाटर कम है, फिर भी ये हमारे लिए मोर देन इनफ है, अच्छा खासा ये क्वांटिटी है। बट हाल के वर्षों में हमने इस वाटर को इतना ज्यादा पॉल्यूटेड कर दिया है, इतना ज्यादा प्रदूषित कर दिया है कि मेरे हिसाब से और बहुत से स्कॉलर हैं उनके हिसाब से भी ये अब रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं रह गया है। ये क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया है, अनव्यकरणीय संसाधन हो गया है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता को हमने क्या कर दिया है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। ऐसे ऐसे पॉल्यूटेंट हमने वाटर में मिलाए हैं कि इस वाटर की गुणवत्ता क्या हो गई, बहुत खराब हो गई है। अब देखो एक डेटा की अगर बात की जाए तो इंडियन गवर्नमेंट का ही डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का डेटा है, और उस डेटा में ये बताया गया है कि पूरी इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है इसका 70% मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है 145 करोड़ की, इसकी 70% लोग पॉल्यूटेड वाटर को यूज कर रहे हैं, प्रदूषित जल को यूज कर रहे हैं, जिनमें बहुत से हार्मफुल या केमिकल कंपोनेंट्स हैं, या ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें फीकस बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मल मूत्र से निकलने वाले बैक्टीरिया, जो क्या करता है, बहुत ज्यादा इसको प्रभावित करता है। अभी एक देखो रिसेंट की घटना हम लोग देखा है कि जो मध्य प्रदेश का इंदौर सिटी है, अब सोचो इंदौर सिटी जो है पिछले 6-7 सालों से भारत में जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें स्वच्छ सिटी का एक नेशनल पुरस्कार लेके जा रहा है, नेशनल प्राइज लेके जा रहा है। मतलब ऊपर से देखने पे शहर इतना साफ सुथरा दिख रहा है, बट नीचे उसके जो जल प्रवाह प्रणाली है, या कहा जाए कि जो वाटर सप्लाई मैकेनिज्म है, उसमें मौतें बह रही हैं। मतलब 15 लोग पानी पी के मर गए, और गवर्नमेंट का तो कहना है कि 4 लोग मरे हैं, बट बहुत से न्यूज़पेपर ने उन 15 लोगों की फोटो को पब्लिश कर दिया है कि ये 15 लोग मरे हैं, और मोर देन 100 पीपल्स जो है ना वो एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में। तो मैं नहीं चाहूंगा कि भाई किसी और की कैजुअलिटी हो, लेकिन मेरे चाहने और ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है। वो उसमें 100 लोगों में से भी बहुत से लोग सीरियस हैं, क्लियर है, और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना गवर्नमेंट को फर्क पड़ रहा है, ना पूरे वहां की ब्यूरोक्रेसी को पड़ रहा है, ना वहां के जो लोकल बॉडीज है, जो नगर पालिका नगर निगम है, जो उसको कोई फर्क पड़ रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं कर रहा है, और सब लोग क्या है, इसको दबाने में लगे हैं। देखो इसमें हुआ क्या है कि एक मंत्री जो एमपी के हैं वो थोड़ा सा एक पत्रकार के साथ मिसबिहेव कर दिए, या उन्होंने बदजुबानी कर दी, पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो गया। सॉरी, जो मुद्दा था वो क्या था, कितने लोगों की मौत हुई है, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या है, उस जिले के क्या है, वो प्रभारी हैं, वहां के मिनिस्टर हैं, वहां के एमपी हैं, वहां के लोकल जो बॉडीज हैं जिसमें नगर निगम है, ये सब रिस्पॉन्सिबल है, ब्यूरोक्रेसी पूरी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाइवर्ट करके कर दिया गया कि मंत्री जी ने बदजुबानी की। भाई मंत्री जी बदजुबानी करें या ना करें ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है 15 लोग प्रदूषित पानी पी के मरे हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके ऊपर कार्रवाई करो, क्रिमिनल केसेस चलाओ उनके ऊपर, इस्तीफे होने चाहिए थे। बट सॉरी, जो मुद्दा है वो कंप्लीटली डाइवर्टेड है। तो ये हम लोग की औकात है। गवर्नमेंट कहती है कि आप मेरा सिलेक्शन करो, आपको सारा चीज हम देंगे, बट हमारा 20 आर्टिकल 21 भी कहता है कि हमें स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, और ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। बट स्वच्छ वातावरण में क्या है, पोटेबल वाटर भी है, स्वच्छ पेयजल भी है, स्वच्छ हवा भी है, और हमें आवास की भी और पर्यावरण की भी स्वच्छता की जिम्मेदारी, या हमारी एक तरह से हमारा राइट है।
बट गवर्नमेंट इसके लिए कोई इनिशिएटिव ले नहीं रही है। और हमको गवर्नमेंट छोड़ दी है कि तुम्हारा प्रदूषण हवा हो रही है, एयर क्वालिटी तुम्हारी प्रदूषित है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तुम जाओ एयर प्यूरिफायर खरीदो, ना खरीदो, मरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा जल प्रदूषित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। जाके तुम वाटर प्यूरिफायर खरीदो या नहीं खरीदो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाना तुमको प्रदूषित मिल रहा है, खाद्य पदार्थ प्रदूषित मिल रहे हैं, मरना है मरो, नहीं तो जाके अपना तुम खरीदो जो खरीदना है आपको, तुमको ऑर्गेनिक खरीदना नहीं खरीदना है। गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, और एक्चुअल में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो हम ही लोग हैं कि गवर्नमेंट को इतना प्रेशराइज ही नहीं करते हैं कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वो हमें टेकन फॉर ग्रांट ले लेती है कि ठीक है, वोट लेने के बाद देखा जाएगा। देखो हम लोग भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर है? जब तो कोई भी गवर्नमेंट जो होती है ना, जब तक वो जनोन्मुखी नहीं होती है, तब तक वो जनोन्मुखी कार्य भी नहीं करती है, लोग प्रेशर नहीं उस पर डालते हैं, तब तक वो काम नहीं करती है। चलो ये मुद्दा ही नहीं हम लोग का है, तो यहाँ पर देखते हैं एक डेटा। पूरे इंडिया की 70% पॉपुलेशन है वो प्रदूषित जल पी रही है, और इसी डेटा में ये है कि जो हमारे देश के 60 करोड़ लोग हैं वो उस तरह के जल को पीने के लिए बाध्य हैं जिनको पीने से इनको बीमारी होना श्योर है। कि ये 60 करोड़ लोग हैं, सोचो हमारी पॉपुलेशन 145 करोड़ लोग में से 60 करोड़ लोग वैसे पानी पी रहे हैं, प्रदूषित पानी, जिनको पीने से इनके ऊपर मतलब इसका दुष्प्रभाव पड़ना एकदम श्योर है, डेड श्योर है कि इससे सफर करेंगे, इसमें बहुत से लोग मरेंगे, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि हमारे देश, और ये डेटा मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का ही डेटा है, ये आप समझ सकते हो कि हमारे देश में ये क्या है, वाटर जो फ्रेश वाटर है या जो पोटेबल वाटर है जो हम लोग ड्रिंक करते हैं या पीते हैं, जो पेयजल है, उसकी कंडीशन किस लेवल तक डिटोरिएट कर गई है, किस तरह से हानिकारक है। और बहुत से जगहों में क्या है ना कि पानी इस लेवल तक चला गया है, नदियों का पानी तो इस लेवल तक चला ही गया है। बहुत सी जगहों पर जो हमारे झील हैं, तालाब हैं या भूमिगत जल है, इसका भी पानी इस लेवल तक प्रदूषित हो चुका है कि वो उसको बिना उसको उसको प्यूरिफाई किए हुए, बिना उसका ट्रीटमेंट किए हुए वो उसको यूज करेंगे तो हमारे ऊपर तुरंत उसका दुष्प्रभाव होगा और बहुत जटिल बीमारियां फैलेंगी, बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीज इससे उत्पन्न होती हैं। क्लियर है? तो ये एक थोड़ा थोड़ा सा हमने डिस्कस किया जो डेटा था इसके बिहाफ पे। अब हम आते हैं वाटर पॉल्यूटेंट पे या वाटर पॉल्यूशन पे। तो देखो वाटर पॉल्यूशन है क्या एक्चुअली में। तो इससे पहले हम लोगों ने पॉल्यूशन को डिस्क्राइब किया है, बट यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर पॉल्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे जिसमें वाटर पॉल्यूशन है। तो देखो क्या है, प्रेजेंस ऑफ सच एलिमेंट्स इन वाटर विच आर हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। मतलब ऐसे तत्व जो पर्यावरण में है या जल में है और जो जल की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करते हैं और इससे मनुष्य सहित सभी जीव जंतु क्या होते हैं, दुष्प्रभावित होते हैं, उन्हें कहा जाता है जल प्रदूषण। क्लियर है? इट इज नोटवर्थी दैट इफ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लेस देन 4 मिलीग्राम पर लीटर देन द वाटर इज कॉल्ड पॉल्यूटेड। मतलब यहाँ पे तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी की बात की जा रही है, बट ये तो एक क्या है, बहुत कम महत्वपूर्ण चीज है कि अगर जल में, किसी भी जल में ऑक्सीजन की जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है वो 1 लीटर में 4 मिलीग्राम से कम है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जल प्रदूषित है। क्लियर है? या वो हमारे लिए यूजेबल नहीं है। है, बट ये तो एक है कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, बट बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिसमें मरकरी है, लीड है, नाइट्रेट है, आर्सेनिक है, जो जिसमें घुले हुए हैं, उसको प्रदूषित कर रहे हैं। क्लियर है? द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के कौन कौन से मेन सोर्स है उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो देखो एक हम लोग कई कॉन्सेप्ट ये देखते हैं कि वाटर पॉल्यूशन जो होता है उसमें एक टीडीएस होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो होता है, टीडीएस की अगर टीडीएस से हम टीडीएस मीटर से मेजरमेंट करते हैं वाटर का, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये पानी का टीडीएस कितना है, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा एक अमाउंट है भाई कि हाँ भाई टीडीएस माप लो, बट बहुत कॉम्प्लेक्स है वाटर पॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, तो वाटर पॉल्यूशन के जो कॉजेज हैं, किन कारणों से जल प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो पहले है डोमेस्टिक सीवेज, वेस्ट एंड डिटर्जेंट। घरों से निकलने वाला जो वेस्टेज है, जो सीवेज है, गंदा पानी, जैसे हम लोग नहाते हैं या हम लोग टॉयलेट पे फ्लश करते हैं या किचन में बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़ा धुलते हैं, इन सब में क्या होता है, डोमेस्टिक सीवेज जो निकलता है, घरों से निकलने वाला प्रदूषक है। इसमें क्या है, जो सॉलिड वेस्ट भी होते हैं, लिक्विड वेस्ट भी होते हैं,
और साथ में डिटर्जेंट जो हम लोग कपड़ा धुलते हैं या इस तरह के जो भी साबुन यूज करते हैं वो सभी क्या है, घुलता है जल में जाके तो प्रदूषण करता है। फिर क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अब जो औद्योगिक क्षेत्रों से या औद्योगिक संस्थानों से जो अपशिष्ट जल निकलता है या इससे जो ठोस अपशिष्ट निकलता है जिसको सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, ये भी क्या होता है, जल को प्रदूषित करता है। तो एक तो उसमें देखना है। अब इसमें कौन कौन से हैं, बीज कंटेन आर्सेनिक, इसमें क्या होता है, आर्सेनिक होता है जिसको सांख्यिका कहते हैं। फिर क्या होता है, फास्फोरस होता है। फिर क्या होता है, लेड होता है, ठीक है, सीसा जिसको बोलते हैं। कैडमियम होता है। ये सब क्या होते हैं, जो औद्योगिक संस्थानों से निकलते हैं और जल में घुल के उसको प्रदूषित करते हैं। बीज रीच द रिवर्स या रिवर वाटर थ्रू ड्रेन एंड कंटामिनेट देम। मतलब ये सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो औद्योगिक संस्थानों से निकलते हैं, ड्रेन करके प्रवाहित करके ले जाया जाता है और ये कहाँ पहुंचते हैं, जो वाटर बॉडीज है, चाहे वो रिवर है, जल निकाय के रूप में रिवर है, चाहे पोंड हो, जलाशय है, या लेक या झील हो, सब में ये जाते हैं और वहां क्या करते हैं कि जल को प्रदूषित करते हैं। क्लियर है, तो एक तो ये हो गया। फिर क्या होता है, आयल प्रोडक्शन आयल स्लिक इन द सी। मतलब जब जो पेट्रोलियम है इसका जब उत्खनन किया जाता है, निकाला जाता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर क्या होता है कि ये पेट्रोलियम पदार्थ जल में मिल जाता है और जल को प्रदूषित करता है। फिर बड़े बड़े टैंकरों से क्या किया जाता है कि इस ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है ओशन एरिया में। तो वहां पे क्या होता है, ये रिस कर जल को क्या करता है, प्रदूषित करता है। या आप जानते हो जो रिफाइनरीज होती हैं, जो पेट्रोलियम शोधनशालाएं होती हैं, इनसे भी क्या होता है, जल रिस कर या प्रवाहित होकर वहां के जो वाटर बॉडीज हैं उनको क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो क्लियर है, इसमें भी है। फिर सॉइल इरोजन से होता है। अब मान लो मृदा अपर्दित होती है, जो मृदा का टॉप पार्ट जो होता है, जो ऊपरी परत होती है, ये इरोड होती है, यहां से अपर्दित होती है और ये जल के साथ या पवनों द्वारा इसको कहां पहुंचाया जाता है, वाटर बॉडीज में पहुंचाया जाता है, या फिर ये वहां के जल निकाय में पहुंचती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये भी घुलती है, इसमें बहुत से केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग यूज किए हुए मृदा में, वो केमिकल फर्टिलाइजर कहाँ पे स्टोर है, उसी सॉइल में स्टोर है और वही बह के अपरदित होकर कहाँ चली गई, जल निकायों में चली गई, तो इससे भी प्रदूषित प्रदूषित होगा। क्लियर है। फिर इसके बाद क्या है, एसिड रेन है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो होती हैं, जब ये वाटर के साथ, वाटर रेनफॉल के साथ ये हमारे जमीन पे गिरती हैं, तो इसको एसिड रेन बोले जाता है। अम्ल वर्षा, ये भी क्या होता है, अम्ल वर्षा जल प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है, हम लोगों ने देखा है अम्ल वर्षा के रूप में। फिर क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स। ठीक है, जो विकिरण है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये कहां से निकलते हैं, जो हमारे एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स हैं या परमाणु विद्युत संयंत्र हैं, यहां से ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं और जल में घुल जाते हैं या वायुमंडल में चले जाते हैं और वर्षा जल के साथ कहां आते हैं, फिर धरातल पर आते हैं और जल में घुल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषण का कारण बनते हैं या इस जल को प्रदूषित कर देते हैं। दे रीच द एटमॉस्फेयर एंड कम डाउन अगेन विथ रेन एंड पॉल्यूट वाटर। मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये विकृत होकर वायुमंडल में चले जाते हैं और वर्षा जल के साथ ये क्या करते हैं, पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी के साथ कहां चले, मतलब वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आते हैं और वही जो जल निकाय हैं, वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो पोन्ड हो, चाहे लेक हो, चाहे रिवर हो, इनमें मिल जाते हैं और ये क्या होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर में भी रिस के चले जाते हैं, पर्कुलेट होकर चले जाते हैं। तो इस तरह से पूरी जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। फिर क्या है, यूज ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर। हम कृषि कार्य में जितना भी रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक तत्व क्या हो गए, चाहे फर्टिलाइजर हो गए, रासायनिक खाद हो गई, या फिर केमिकल पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड हो गई, रासायनिक कीटनाशक हो गई, रासायनिक खरपतवारनाशी हो गई, या हम इन जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं या जो हमारे कृषि उत्पाद हैं, इनको संरक्षित करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं रासायनिक, ये सब भी क्या करते हैं, हमारे जल को प्रदूषित करते हैं। मान लो गेहूं को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल लगाया गया है या सब्जियों को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल लगाया गया है, अगर गेहूं की धुलेंगे उसको हम या सब्जियों की धुलाई करेंगे तो केमिकल कहाँ जाएगा, पानी में तो जाएगा, वो ड्रेन होके पानी में चला जाएगा, जो वाटर बॉडीज हैं, या अंडरग्राउंड वाटर के रूप में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो लेकिन है क्या, वो प्रदूषित ही तो है। तो ये क्या है, हमारी मेन रीजन है जो वाटर पॉल्यूशन के। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं
मेजर वाटर पॉल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट्स, जो प्रमुख जल प्रदूषक हैं और इनका क्या दुष्प्रभाव है, वन बाय वन करके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स आर मरकरी मतलब पारा है, लीड मतलब सीसा है, कैडमियम है, कैडमियम जानते हैं, और नाइट्रेट है, ठीक है, आर्सेनिक है, क्लोराइड है, यूरेनियम है, ये सब क्या है, मेजर प्रदूषक हैं, मेजर पॉल्यूटेंट हैं। Excess of magnesium and sulfate in water cause intestine irritation, जो हमारा इंस्टेटाइन है, ठीक है, जो हमारे बॉडी का ऑर्गन है, अमाशय है, ठीक है, या इसको बोलते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है, इसमें जलन होती है, सॉरी एक्सक्यूज मी। तो इसमें क्या होता है, जब बहुत ज्यादा जल में मैग्नीशियम इकट्ठा होता है या सल्फेट इकट्ठा रहता है, तो इससे हमारे इंस्टेंटाइन में जलन होने लगती है, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रेट क्या है, नाइट्रेट कैसे हमें दुष्प्रभावित करता है, क्लियर है? तो देखो, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर जल में नाइट्रेट की क्वांटिटी ज्यादा है तो इससे छोटे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों में क्या होता है, दिस स्टॉप द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। और नाइट्रेट की क्वांटिटी जब जल में होती है, इससे बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और इस कारण से उनको क्या होने लगता है, इसका लक्षण क्या है कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, उनकी बॉडी नीली पड़ने लगती है, और इनकी मतलब डेथ भी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, उनका शरीर नीला पड़ने लगता है, और इसका एक सबसे बैड इंपैक्ट होता है कि उनकी डेथ भी हो सकती है इससे, नाइट्रेट की वजह से। नाइट्रेट भी क्या है, एक पॉल्यूटेंट के रूप में है जो जल को प्रदूषित करता है, क्लियर है? फिर इसके बाद हम आते हैं, तो यहाँ पे आर्सेनिक है जिसको सांखिया बोला जाता है। आर्सेनिक, देखो आर्सेनिक क्या है ना, ये नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है, इसका अपघटन नहीं होता है और लंबे समय तक जल में बना रहता है। अभी एक थोड़े दिन पहले हमने रिपोर्ट देखी थी कि जो दिल्ली के बगल में गाजियाबाद से निकलने वाली रिवर है, हिंडन रिवर, हालांकि ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में पूरा रीजन जो है आर्सेनिक से प्रभावित है, अंडरग्राउंड वाटर प्रभावित है। नेचुरली भी आर्सेनिक जो होता है जल में होता है, बट उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। लेकिन हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों द्वारा जो जल में आर्सेनिक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्लियर है? और इससे बहुत से डिजीज हो रहे हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो हिंडन नदी के बारे में बताया था, इसमें आर्सेनिक की क्वांटिटी इतना ज्यादा हो गई इंडियन रिवर में कि जो गाजियाबाद है या नोएडा के आसपास के लोग हैं उनको बहुत सी इससे प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें एक तो उनके क्या हो रहा है, कैंसर होने की प्रॉबिलिटी, अल्सर होने की प्रॉबिलिटी बढ़ गई है, और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको बहुत ज्यादा बैडली इफेक्ट कर रहा है, क्लियर है? अब देखते हैं, इज एन इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट दैट कॉन्टामिनेट्स अंडरग्राउंड, ठीक है, मतलब ग्राउंड वाटर। तो ये क्या है, ये एक ऐसा अजैविक प्रदूषक है, ठीक है, अजैविक का मतलब इसका डिग्रेडेबल संभव नहीं है, क्लियर है? और ये जल को क्या करता है, अंडरग्राउंड जल को खास करके क्या करता है, प्रदूषित करता है। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ अंडरग्राउंड आर्सेनिक contamination in India was found in West Bengal in 1980। भारत में सबसे पहले अगर भूमिगत जल में आर्सेनिक का कहीं सबूत मिला है तो वो 1980 में मिला था पश्चिम बंगाल में, कि पश्चिम बंगाल के भूमिगत जल में आर्सेनिक की क्वांटिटी इस लेवल तक है जो जल की गुणवत्ता को क्या कर रही है, दुष्प्रभावित कर रही है। और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ के लोगों पर इस आर्सेनिक का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्लियर है? अब देखते हैं, द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इज हाई इन द अंडरग्राउंड वाटर, ये वाटर ऑफ द गंगेज ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया एंड द पद्मा मेघना प्लेन इन बांग्लादेश। मतलब देखा गया है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र या सतलज, सतलज तो अभी पंजाब हरियाणा में थोड़ा कम है, ये खास करके जो तराई वाला क्षेत्र है या जो ये ग्रेट प्लेन है, हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, यहाँ के भौमिगत जल में आर्सेनिक की क्वांटिटी एक निश्चित सीमा से इतनी अधिक है जो जल को क्या करती है, प्रदूषित करती है, या वहां के लोगों के जीवन पर यह दुष्प्रभाव डाल रही है, क्लियर है? तो यहाँ पे है, आर्सेनिक रिमेन्स मिक्स्ड इन वॉल्केनिक वेपर अंडरग्राउंड वाटर एंड सी वाटर इन कंपाउंड स्टेट, ठीक है। तो ये नेचुरली भी होता है आर्सेनिक,
बट नेचुरली जिसकी क्वांटिटी होती है वो उतना हार्मफुल नहीं होता है। बट जो मैन मेड रीजन से या एंथ्रोपोजेनिक कारणों से, मानव जनित कारणों से इसकी जो क्वांटिटी बढ़ी है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हुई है। क्लियर है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर इन ह्यूमंस। यह आर्सेनिक जो है ना, ये मनुष्यों में कैंसर का बहुत बड़ा कारण बनती जा रही है, या इससे कैंसर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक्सेस ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज ब्लैक फूड डिजीज। जो जो एक होता है ब्लैक फूड डिजीज, क्या होता है कि इसमें जो हमारे जो पैर होते हैं काले होने लगते हैं और इसमें मस्सा बनने लगता है, और लगता है जैसे कि एकदम, मतलब उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा अजीब लगता है। जैसे इसमें लगता है ना कि सड़न उत्पन्न होने लगी, मस्सा बनने लगता है, और ब्लैक डिजीज मुझे लगता है काले रंग की त्वचा हो गई है, ठीक है, पिलपिली से हो गई है बहुत ज्यादा, तो ये डिजीज होने लगती है और कैंसर तो होता ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ड्रिंकिंग आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर कॉज केराटोसिस। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? केराटोसिस। अब केराटोसिस क्या है? एक ऐसी बीमारी है जिसमें वही है, ब्लैक ब्लिस्टर लाइक वाट्स, मतलब मस्सा बनने लगता है, अपीयर ऑन द हैंड्स एंड फीट, एंड देयर इज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। मतलब इसकी वजह से केराटोसिस क्या होता है? इससे होता है कि हमारे जो शरीर का जो पूरा भाग है या बॉडी है, ये काले काले मस्से पड़ने लगते हैं इस पे, और बार बार खुजली होती रहती है पूरे बॉडी पे। तो इससे एक इचिंग या स्किन डिजीज कहते हैं, वो बहुत सीवियर कंडीशन में चली जाती है। इट इज वर्थ नोटिंग दैट, इसको ध्यान देने वाले हैं कि जो हमारा धान का खेत होता है, पैडी प्लांट होता है, ये आर्सेनिक का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, और इसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। तो जो धान का खेत होता है, ये आर्सेनिक को बहुत अच्छी तरीके से अवशोषित कर लेता है। अब देखो क्या होगा कि धान ने आर्सेनिक को अवशोषित कर लिया, आर्सेनिक की क्वांटिटी कहाँ चली गई? जो हमारे राइस में चली गई। अब इस राइस को जब हम कंज्यूम करेंगे, जब धान को या चावल को खाएंगे, तो इसमें जो स्टोर है आर्सेनिक, वो कहाँ चली? हमारे बॉडी में चली आई। तो ये क्या होता है? फूड चेन के थ्रू आर्सेनिक वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, मतलब फूड चेन में एक जीव से दूसरे जीव में क्या होता है? ये ट्रांसफर होता रहता है, जो ये क्या करता है? बहुत अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पैडी प्लांट इज बेटर ऑब्जर्वर ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक इज रीचिंग द drains through underground water, due to which the entire food chain in getting affected। वही बता रहा हूं कि यह अंडरग्राउंड वाटर के रूप में आर्सेनिक स्टोर है, उसमें मिला हुआ है, और जब पदार्थ पौधे जो हैं इस जल को अवशोषित करते हैं, तो ये आर्सेनिक कहाँ चला जाता है? पौधों की बॉडी में चला जाता है, उनके टिश्यू में, उनके सेल में चला जाता है, और जब इन पौधों का हम लोग उपभोग करते हैं, तो यही आर्सेनिक की जो क्वांटिटी है, ये खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल के साथ ये पूरे इकोसिस्टम में जितने जीव जंतु हैं सब में पहुंच जाती है, जो बहुत हानिकारक होती है। क्लियर है? तो ये जो था हमारा आर्सेनिक का जो एक, कि आर्सेनिक कितना हमारे लिए हार्मफुल है। फिर आता है कैडमियम। कैडमियम क्या है? एक्सेस ऑफ कैडमियम इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज इताई इताई डिजीज। जो इताई इताई डिजीज होती है, ये किसकी वजह से होती है? कैडमियम। तो ध्यान रखना है एक कि वाटर पॉल्यूटेंट में कौन कौन पॉल्यूटेंट हैं, वाटर पॉल्यूशन में कौन कौन पॉल्यूटेंट हैं, दूसरा किसके थ्रू क्या क्या होता है। तो देखो, नाम ही इसका इताई इताई डिजीज है। ठीक है, इन दिस डिजीज देयर इज शेवर पेन इन, या सीवर पेन इन, बहुत दर्द होता है। कहाँ पे? हमारे बोन में, हड्डियों में और जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो यही इताई इताई है। ठीक है, तो देयर इज सीवियर पेन इन बोन्स एंड जॉइंट्स, लीवर कैंसर एंड लंग कैंसर ऑफर्स। मतलब इसकी वजह से, कैडमियम की वजह से हमारे हड्डियों में, जोड़ों में बहुत दर्द होता है। इसकी वजह से लीवर कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और लंग कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब हमारा जो लीवर है इसमें कैंसर होने की, और जो हमारा लंग फेफड़ा है इसमें कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? कैडमियम का साइड इफेक्ट है। फिर क्या है? लेड। लेड क्या है? ये जो शीशा है, अब जानते हो लेड हम लोग बहुत यूज करते हैं, बहुत से इसके सोर्सेज हैं, पेंट में भी यूज किया जाता है। और कुछ साल पहले आप जानते हैं मैगी के ऊपर एक एक्शन किया गया था, एक्शन लिया गया था कि मैगी का जो मसाला होता है इसमें क्या है? लेड है। और जो हमारा पेट्रोलियम है उसमें भी नॉकिंग के लिए हम लोग लेड यूज करते थे, बट अब कम यूज किया जाता है। तो देखो ये क्या है, ड्रिंकिंग lead containing water causes lead poisoning। मतलब ये जहर के रूप में काम करता है, और ये जब लेड जल में जाता है तो ये सीसा विषाक्तता पैदा करता है, या इस जल को क्या कर देता है? विषाक्त कर देता है। विच कॉजेज इफेक्ट्स लाइक अनीमिया, इससे होता है, हेडेक होता है, सर दर्द करता है, मसल वीकनेस होता है, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, एंड
ब्लूनेस इन गम्स, जो हमारे गम्स हैं, ये टीथ के गम हैं, ये ब्लू होने लगते हैं, ठीक है, नीले पड़ने लगते हैं, ठीक है। इसका क्या है, साइड इफेक्ट होता है किसका, लेड का। और ये क्या करता है ना कि जो चिल्ड्रेन होते हैं उनके जो ब्रेन ग्रोथ होती है या उनका जो एक होता है मानसिक विकास होता है, उसको भी क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है, उनको भी प्रदूषित कर देता है। इट इज वर्थ नोटिंग दैट व्हेन लेड pipes are used for water transportation या water transport, water gets contaminated with lead which damage the kidneys and liver। अब देखो ऐसी भी हम लोग क्या करते हैं ना कि जो जल सप्लाई करने के लिए जो नगर निगम या घरों में हम लोग क्या करते हैं, पाइप लगाते हैं, और उस पाइप में क्या होता है, लीड लगा होते हैं, या लीड उसमें होता है, एक कंटेंट के रूप में लीड भी होता है। जब ये वाटर सप्लाई के लिए पानी हम लोग पाइप यूज करते हैं तो उसमें लीड होता है, और जब ये पानी उससे प्रवाहित होता है तो इस पाइप में लगी हुई जो लीड है वो क्या होती है, जल में मिल जाती है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, इस पानी को, लीड युक्त पानी को पीते हैं, या इस तरह से जो पानी होता है उसको पीते हैं। तो ये हमारी किडनी को डैमेज करती है और हमारे लीवर को भी क्या करती है, डैमेज करती है। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि लेड जो है, शीशा जो है, ये हमारे लिए कितना हार्मफुल है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं मरकरी। मरकरी का मतलब है पारा, और जानते हो आप पारा क्या है, धातु है, एक मेटल है। तो यहाँ पे देखते हैं ड्यू टू microbial process mercury mixed in water turns into extremely harmful methyl mercury। तो ये देखो जो मरकरी है ये मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट हो जाती है, और ये मिथाइल मरकरी क्या है, हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। ड्रिंकिंग मरकरी कंटामिनेटिंग वाटर कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड मिनी माता, मीना माता बोलते हैं। और ये मीना माता इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले जापान में क्या हुआ था कि इससे एक डिजीज देखी गई थी, जो मीना माता बे है जापान के टोक्यो के पास। वहां के जल में, समुद्री जल में मरकरी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा थी। तो फिश ने क्या कर लिया, इसको कंज्यूम किया वाटर को, और वाटर को कंज्यूम करने के थ्रू मरकरी कहाँ चली गई, फिश की बॉडी में चली गई। और फिश को जब लोगों ने खाया तो उनमें मीना माता रोग हो गया, तो इसका एक बहुत बड़ा नाम दिया गया, वहीं से मिनी माता। एंड डिजीज कॉल्ड ड्रॉपसी। और ये क्या होता है, मछलियों में क्या होता है कि ये ड्रॉपसी नाम से जाना जाता है। और ह्यूमन में क्या होता है कि ह्यूमन में ये मीना माता एक डिजीज होती है, बीमारी होती है, उसका कारण है ये कौन, मरकरी। क्लियर है। तो यहाँ मरकरी भी क्या है, एक पॉल्यूटेंट के रूप में देखा जाता है। क्लियर है। तो ये हमारा जो चैप्टर था, देखो यहां पर अगर देखें ना तो इसमें कई और वाटर में होते हैं, कई पॉल्यूटेंट जो टर्म्स होते हैं, उसको बस यहां पर ध्यान से देख लेना है कि वाटर पॉल्यूशन के कई अन्य जो है टर्म्स हैं या कंपोनेंट्स हैं। एक होता है यूट्रोफिकेशन, सुपोषण जिसको बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जब जल निकायों में जो हमारे वाटर बॉडी है, जैसे झील है, जलाशय है, तालाब है या रिवर है, इनमें जब बहुत ज्यादा मतलब नाइट्रोजन पहुंच जाती है, तो इनका क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एक फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सुपोषण हो जाता है। तो इसमें जो वाटर जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लगते हैं। जब वाटर प्लांट्स बहुत ज्यादा ग्रो करने लगते हैं तो अदर जो एनिमल्स होते हैं या जीव जंतु होते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और वो क्या करता है, रॉटिंग करना शुरू कर देते हैं, सड़ने शुरू कर देते हैं। तो इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यहाँ बस शॉर्ट में समझ लो आप, इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। एक होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब घुलित ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब होता है कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा, अगर देखो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन है, अगर जल में ये 8 mg पर लीटर, अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी में जल में ऑक्सीजन की क्वांटिटी इतना है 8 मिलीग्राम पर लीटर, तो समझ लो कि जल की गुणवत्ता अच्छी है, ऑक्सीजन सही है, उसमें ऑक्सीजन लेवल सही है। लेकिन इससे अधिक है तो और बेटर है। जब यही 4 mg पर लीटर हो जाता है तो इसका मतलब है 4 mg पर लीटर जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो जाती है, मात्रा हो जाती है, तो इसका मतलब जल क्या है, अशुद्ध हो चुका है और ये पीने योग्य नहीं है। तो डीओ का मतलब है डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब घुलित ऑक्सीजन, कि जल में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा घुली है। अगर यह 8 mg पर लीटर से अधिक है तो माना जाएगा कि जल ठीक ठाक कंडीशन में है, अच्छा है। और अगर ये 4 mg पर लीटर से कम हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, बहुत हानिकारक हो गया है, प्रदूषित हो गया है। इसी के साथ साथ होता है एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन का मतलब है जैविक ऑक्सीजन मांग, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल
ऑक्सीजन डिमांड। इसका होता है कि जो हमारे वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, उनके लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन है वो अच्छी है कि नहीं है। अगर जान लो किसी भी जल में बीओडी बढ़ रहा है, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि उस जल में खुलित ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है। इसका मतलब है कि किसी जल निकाय में अगर बीओडी बढ़ रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, जैविक ऑक्सीजन मांग बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि उस जल में क्या है, घुलित ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है। तो ये क्या है, ये भी एक इंडिकेशन है किसका, जल के प्रदूषण का। अब देखो जीव जंतु जो जल में रहते हैं उनको रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए और बाकी उसके डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है, डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो इसका मतलब कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम है। क्लियर है। और एक और होता है सीओडी। सीओडी क्या होता है कि रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन मांग बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा वाटर बॉडीज है इसमें बहुत से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनके डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की जितनी क्वांटिटी चाहिए वो अगर नहीं है, तो इसलिए ये क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जिसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है। तो इसकी भी मात्रा क्या है, अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है, कम है, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम है। क्लियर है। तो इसको भी बेटर इंडिकेटर माना जाता है वाटर पॉल्यूशन का, इसको भी वाटर पॉल्यूशन का बेटर इंडिकेटर माना जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन देता है वाटर पोल्यूशन का, तो सीओडी है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है, वाटर पोल्यूशन का सबसे अच्छा संकेत माना जाता है। क्लियर है। तो ये हमारे जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वाटर पोल्यूशन को डिफाइन करने के, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, पर ध्यान रखना है कि इसको आगे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तो बस मैंने वाटर पोल्यूशन को के चैप्टर को आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा था मैं, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया आपका जो वाटर पोल्यूशन है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स या इस तरह से जो टर्म्स यूज किए जाते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, इसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।